नमस्कार साथियों, हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 24 अगस्त 2018 को विद्युत विभाग के जो लाइनमैन का पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे तथा उनके बारे में कुछ नया जानेंगे। सभी प्रश्न निम्न भाषा के अंदर लिखे हुए हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और कुछ नया सीखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास, जिसमें हम 1 से 100 तक अति महत्वपूर्ण थ्योरी के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित तथा ऑप्शन डी 4 गुना से अधिक तथा ऑप्शन ई 3 गुना से अधिक। तो हम यहाँ बात करें किसी धातु का जो प्रतिरोध है वो उसके कटाक्ष क्षेत्रफल ए तथा लंबाई L पर निर्भर करता है, जो कि L के समानुपाती तथा कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ बात की जाए भी कटाक्ष क्षेत्रफल के लंबाई को दोगुनी कर दी जाए या उसको लंबाई को बढ़ा दिया गया है, कटाक्ष क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया गया। तो यहाँ सूत्र हमारा प्रतिरोध बराबर लंबाई बटे एरिया क्षेत्रफल, जहाँ पे R प्रतिरोध, L लंबाई तथा A क्षेत्रफल है। हम सूत्र के अंदर कटाक्ष क्षेत्रफल को दोगुना कर देते हैं तो R बराबर L बटे 2A। तो यहाँ हम जो पहले हमारा प्रतिरोध था उस पहले की अपेक्षा क्या हो गया, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगर किसी धातु के तार के क्षेत्रफल या को आधा कर दिया जाए या दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो मैं बताऊं, जो हमारा हीट जूल का नियम है, जूल के नियमानुसार H बराबर I स्क्वायर RT होता है, अर्थात किसी चालक में पैदा हुई ऊष्मा उसमें धारा के वर्ग के तथा उसके प्रतिरोध तथा चालक में धारा कितने देर तक प्रवाहित हुई उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ जूल का नियम क्या कहता है, अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध के कारण तथा उसमें कितने समय तक धारा प्रवाहित करती है उस हिसाब से वह चालक हीट उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पूछा है एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती, तो यहाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन के अनुसार सी आंसर सही हो जाएगा। चालक में पैदा हुई ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने पर संभावित कारण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है फ्लोरोसेंट लैंप में बार बार शुरू करना। जो जी हाँ, ऑप्शन के आधार पर देखें तो फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार ऑन या ऑफ करने से उसके दोनों सिरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको वोल्टेज शुरुआती में कम और ज़्यादा मिलती रहती है। उसके बाद में ऑप्शन बी कम या अधिक वोल्टेज, जी हाँ, ये भी हमारा एक ट्यूबलाइट को कम या अधिक वोल्टेज मिलने पर उसके सिरे काले पड़ने लग जाते हैं, अर्थात वह खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑप्शन सी अनुचित बेलास्ट, अर्थात अनुचित स्पार्किंग होना, उसके कांटेक्ट में स्पार्किंग होना। वहीं ऑप्शन डी प्रीहीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या कम समय लेना, तो ये भी ऑप्शन सही। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप का बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज, स्पार्किंग तथा स्टार्टर द्वारा अधिक या बहुत कम समय लेना, ये सभी फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे काले पड़ने का संभावित कारण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें पूछा है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तब प्रारंभ रंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला तथा ऑप्शन ई बैंगनी। तो मैं आपको बताऊं, सोडियम वेपर लैंप में सोडियम लैंप
गैस के साथ साथ में नियॉन गैस के भी कण भरे होते हैं। जब इलेक्ट्रोड में पर्याप्त वोल्टेज आरोपित की जाती है तो इसमें अक्रिय गैस में निर्वहन शुरू हो जाता है और यह गुलाबी रंग के साथ साथ निम्न दाब वाले नियॉन लैंप के रूप में काम करता है। लैंप का तापमान जब धीरे धीरे बढ़ता है और धात्विक सोडियम वाष्पीकृत हो जाता है तो फिर आयनीकृत होकर यह पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जब यहाँ पे बात की गई है सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में वह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन से ए सही, तथा पूर्णतः चालू हो जाने के बाद वह पीले रंग का प्रकाश वर्णित करता है। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर है, गुलाबी रंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक अर्थात कुंडली द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है? तो मैं आपको बताऊं, एसी के 3 परिपथ होते हैं, एक शुद्ध कुंडली परिपथ या प्रेरक, दूसरा शुद्ध कैपेसिटर तथा तीसरा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो कुंडली परिपथ में जब यहाँ पे खपत पावर की गई है तो शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का फेज अंतर 90 डिग्री होता है तथा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V गुणा में I गुणा में cos फाई। तो यहाँ V बराबर वोल्टेज, I बराबर धारा तथा cos फाई है इन दोनों के मध्य को फेज अंतर। और शुद्ध कुंडली परिपथ या शुद्ध प्रेरक परिपथ में फेज अंतर का मान 90 डिग्री होता है और यहाँ पे cos 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो P बराबर फॉर्मूले में उचित मान रखने पर भी शक्ति का मान भी कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसका एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत 0 वाट होती है। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 0 वाट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा देख लेना। 3 फेज जो सप्लाई दी जाती है उसमें कौन से अक्षर उपयोग किए जाते हैं, कौन से कलर के तार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अक्षर की बात की जाती है। तो अगर यहाँ पे आपके सामने जो मोटर का एक डायग्राम बना है उसमें जो RYB, ये तो 3 हो गए रंग के कलर RYB, और यहाँ पे जो इनको सप्लाई प्रदर्शित किया जाता है उसको L1, L2 तथा L3 से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे आपूर्ति लाइनों के लिए L1, L2 तथा L3 3 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तथा जब बात की जाए तीनों फेजों के रंग के बारे में तो उन रंगों को RYB अर्थात लाल, पीला और नीला तीनों दिखाई देते हैं, जिसमें चौथा ब्लैक कलर जो कि न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वाटमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत गति के प्रभाव, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी तापीय प्रभाव तथा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपके सामने एक वाटमीटर का डायग्राम बनाऊंगा। उस वाटमीटर के डायग्राम की बात करें तो वाटमीटर के अंदर जो कुंडलियाँ उपयोग की जाती है उसमें एक मूविंग कॉइल तथा दूसरी स्थिर कॉइल, फिक्स कॉइल उपयोग होती है। और उन्हीं के उस वह उपकरण जिसमें कार्य प्रणाली के अंदर गतिमान कुंडली और स्थिर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के बीच प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर के रूप में जाना जाता है। इसमें जो स्केल है, स्केल के बीच में मूविंग तथा स्थिर कॉइल प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे गति के कारण या विद्युत गति के प्रभाव या इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है? तो यहाँ पे जो आपको जब ट्रांसफार्मर के डायग्राम की बात करें तो ट्रांसफार्मर के डायग्राम में 2 वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे जो आपके सामने दोनों वाइंडिंग जिसमें एक में सप्लाई दी जाती है और दूसरे पे लोड जोड़ना है या दूसरा लैंप का निशान है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला लैंप इसे दर्शाया जाएगा या ट्रांसफार्मर के साथ लगाया जाए इंडिकेटर जो उपयोग करते हैं वो है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा होने वाले कॉइल का गुणधर्म निम्न में से क्या है? अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन निमी भाषा में इसलिए मैं आपको बताऊं, इसमें पूछा गया अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह
उसके अंदर उत्पन्न फ्लक्स होता है, फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ पैदा होता है वह कॉइल का कौन सा गुणधर्म या कौन से में होता है? तो प्रतिरोध में नहीं होता, धारिता में नहीं होता, प्रतिघात में नहीं होता। यहाँ पे प्रेरकत्व या जो कुंडली होती है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसके जो चारों ओर फ्लक्स बनता है, उस फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा होता है जो कि शुद्ध या प्रेरकत्व होता है, जो स्वप्रेरकता घटना है जिसमें धारा ले जाने वाले कुंडलन इसे माध्यम में ले जाने वाली धारा का विरोध करता है। तो ये हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व के लिए जो माप की मूल इकाई को प्रदर्शित करते हैं, प्रेरकत्व यहाँ कुंडली से है, वो कुंडली के जो प्रतिरोध है या कुंडली के जो मान है उसे हेनरी में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रेरकत्व की जो सही माप की या मूल इकाई है वो हेनरी है। ऑप्शन ए सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर में है, अनोन्य प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है? तो यहाँ पे अनोन्य प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, मोटर में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह भी अपने फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल परिवर्तित होते हैं, मतलब सेल्फ इंडक्शन के कारण अर्थात। और यहाँ जनरेटर भी इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो अनोन्य प्रेरण को कुंडली के गुणधर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन्हें किसी अन्य कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे जहाँ हम बात करें तो ट्रांसफार्मर या अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर, मोटर व जनरेटर और किसी भी अन्य विद्युत घटक का मूल संचालन सिद्धांत है जो कि किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे 3 ए, बी और सी तीनों आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस उपयोग में लिया जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए ब्रेडबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कौन से बोर्ड का? ब्रेडबोर्ड का उपयोग किया जाता है। जब हम इसकी जानकारी के लिए हम कुछ और बातें करें, आपके सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रहा हूँ मैं। ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट के लिए प्रोटोटाइप एक शोल्डरलेस डिवाइस है जिसे ब्रेडबोर्ड का नाम दिया गया है। ब्रेडबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और परीक्षण परिपथ डिजाइन के साथ अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए एक शोल्डरलेस डिवाइस का कार्य करता है। जो आपके सामने फोटो है वो ब्रेडबोर्ड की है। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को उनके लीड या टर्मिनलों को छिद्र में डालकर और उन्हें तारों के माध्यम से जहां उपयुक्त हो संयोजन बनाकर आपस में जोड़ा जाता है। ये जो इसके साथ में जो ऊपर जो खांचे हैं अर्थात हम जिसे यूसीबी के बोलते हैं, यूसीबी की सहायता से इनका संचालन किया जाता है। इनके साथ में सोल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। इन सभी सर्किटों को साथ में जो छोटे छोटे छिद्र हो गए उन छिद्रों के अनुसार कॉन्टैक्ट पॉइंट निकाले जाते हैं। ब्रेडबोर्ड के नीचे धातु की पट्टियां होती है और बोर्ड के शीर्ष पर छिद्रों को जोड़ता है। तो इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे जो आपको होल हाथों के पास में होल दिखाई दे होंगे तो वह दोनों यही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपको एक नीचे डायग्राम दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में और उसके बारे में बताया भी ये कौन सा प्रतिरोध है। तो यहाँ पे प्रतिरोध हमने कई प्रकार के पढ़े हैं, हमने क्लासें भी पढ़ी है। तो यहाँ जो प्रतिरोध उपयोग किया गया है वो प्रीसेट प्रतिरोध है। यहाँ पे एरो का निशान होता तो एरो के निशान से हम समझते हैं परिवर्ती मान का प्रतिरोध है, पर यहाँ पे सीधा जो बोर्ड के जो निशान दिया हुआ है प्रतिरोध के ऊपर वो प्रीसेट प्रतिरोध को इंगित करता है या पहले से उसको सेट किया हुआ होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर एट्यूनेटर, ऑप्शन बी डिवाइडर, ऑप्शन सी आरएफ मॉड्यूलर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर तथा ऑप्शन ई फ्रीक्वेंसी मिक्सर की बात करें तो यहाँ पे जो
डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत की बात कर रहा है, तो एम्पलीफायर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है और इसका उपयोग किसी परिपथ में वोल्टेज, धारा या शक्ति के संदर्भ में कमज़ोर सिग्नल की क्षमता को या उसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर के जो अट्यूनेटर है, इसे यहाँ पे ऑप्शन ए अल्टरनेटर होना चाहिए था, ये गलत है। ये एक ऐसी परिपथ है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ डिवाइडर, आरएफ मॉड्यूलर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर तथा फ्रीक्वेंसी मीटर ये सभी एम्पलीफायर के जैसे कार्य करते हैं। बाकी सभी ऑप्शन ए जो कि इसके विपरीत कार्य करता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की जब हमने क्लास पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने में स्थायित्व या आदान प्रदान करते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ परमाणु संख्या सिलिकॉन की 14 है, तो हम 212 के नियम के अनुसार पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा के अंदर या पहले सत्र के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन तथा स्तर 3 में शेष 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। पहली और दूसरी मिलाकर 10 और तथा तीसरी कक्षा में 4 जो कि एक अर्धचालक युक्ति का कार्य करता है या अर्धचालक होते हैं तथा इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 हो जाती है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 14 वाले सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो KVL यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आवेश संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी अनोन्य प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रभाव का नियम तथा ऑप्शन ए फ्लक्स संरक्षण का नियम। जब हम किरचॉफ वोल्टेज नियम की बात करें तो यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कि हमारा बी आंसर सही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बंद मार्गीय बंद परिपथ के अंदर कुल कार्य शून्य होता है, इसलिए एक बंद पास में सभी वोल्टेज का योग शून्य होता है। अर्थात ये किरचॉफ वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और वहीं पे किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के आधारित है, क्योंकि इसमें जंक्शन पर आवेश जमा नहीं होता, क्योंकि जंक्शन पे शून्य आवेश पाया जाता है। प्रवेश करने वाले आवेश जंक्शन से गुजरते हैं और जिसके कारण जंक्शन पर कुल धारा का योग शून्य हो जाता है। तो किरचॉफ धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर तथा किरचॉफ वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यहाँ हमारा बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ आरएमएस मान या शिखर मान की बात कर सकते हैं, तो यह किस पे आधारित है उसकी बात देखें तो जब किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उस चालक का आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तापमान के प्रभाव पर डिपेंड करता है। आरएमएस मान किसी परिपथ का तापमान पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? यहाँ पे हमें R का मतलब है प्रतिरोध, L का मतलब है कुंडली या प्रेरकत्व तथा C का मतलब है कैपेसिटर। तो यहाँ मैं बात करूँ गतिशील या स्थिर तत्व के बारे में, तो किसी परिपथ में प्रतिरोधी जो तत्व होता है वो स्थिर तत्व तथा उस परिपथ में प्रेरकत्व या कैपेसिटर एक गतिशील तत्व है। एक प्रेरक का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उपयोग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है तथा एक संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर और इंडक्टर्स या कुंडली और संधारित्र दोनों एक गतिशील तत्व है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर, जिसमें बी और सी दोनों दिया हुआ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है?
वही हमारा यहाँ पे ऊष्मीय नियम है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार गर्म होता है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम है तो वह बिना तार गर्म हुए धारा को प्रवाहित कर सकता है। अर्थात किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उस चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात प्रतिरोध जो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? यहाँ पे फिल्टर परिपथ की बात करें तो फिल्टर परिपथ जब हम रेक्टिफायर के द्वारा एसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटर तथा प्रतिरोधी परिपथ को फिल्टर परिपथ के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ एक प्रकार का एनालॉग परिपथ है जो सक्रिय घटक को आमतौर पर एक प्रवर्धक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक निस्पंदक को लागू करता है। निस्पंदक डिजाइन में शामिल प्रवर्धकों का उपयोग निस्पंदक की लागत, प्रदर्शन और पूर्व नियमितता के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बता दूं, एसी को जब डीसी में परिवर्तित करते हैं तो पल्सेटिंग डीसी उत्पन्न होती है और उसी के पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए कैपेसिटर, प्रतिरोध तथा कुंडली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आप एम्पियर जो कि गलत है। तो बी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप एम्पियर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? यहाँ पे विद्युत आवेश का मतलब है चार्ज, और चार्ज को हम प्रदर्शित करते हैं कूलाम, या फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉनों के जो आवेश इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण या त्यागने से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बात इलेक्ट्रॉनों की चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या कहलाते हैं? किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन ए, अगर किसी चालक में या किसी पदार्थ के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वह चालक कहलाता है। अगर किसी पदार्थ की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह अर्धचालक कहलाता है, तथा 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वह अचालक कहलाता है। तो यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो वह परमाणु चालक परमाणु की श्रेणी में आते हैं, चालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की तरफ। एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण करता है? तो यहाँ पे विक्षेपण का मतलब है किसे त्यागता है। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र अल्फा किरणों को भेदता है, मतलब त्याग करता है। यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र अल्फा कण ए जिसे अल्फा का विक्षेपण करता है। हम पूरी तरह से इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम के नाभिक में होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिता के कारण ये कण नाभिक से उत्सर्जित करते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र अल्फा किरणों से विक्षेपण करता है। अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है तथा 4 AMU द्रव्यमान होता है, जिसका अर्थ है अर्थमेटिक यूनिट। AMU जो कि द्रव्यमान की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? हम बात करें उच्चतम विद्युत सुचालकता या सबसे अच्छे चालक की बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और सोना। हाँ, जिसमें से चांदी को सर्वोत्तम चालक माना गया है। हम बात करें चांदी का जो तापमान होता है वो या गलनांक बिंदु 960 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह अचालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अगर किसी
प्रतिरोध का रंग या प्रतिरोध का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला हो तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हम किसी 3 पट्टी वाली बात करें तो पहली पट्टी के अंदर जो हमें सारणी याद है तो पहली पट्टी का रंग पीला है और पीला हमेशा किसी श्रेणी में 4 नंबर पे आता है। दूसरी हम पट्टी की बात करें तो दूसरी बैंगनी पट्टी के लिए जो हमेशा जो मान होता है वो 7 होता है तथा काले के लिए जो सबसे पहला अक्षर है श्रेणी का उसके 0 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला अक्षर 4, दूसरा 7 और तीसरा जो कि अक्षर है 10 की पावर 0, मतलब 0 का 10 की पावर 0 का अर्थ होता है 1। तो यहाँ पे 47 ओम आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो एक 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे P है हमारे पास 200 तथा V है वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो हम बात करते हैं P बराबर VI। हमारे पास यहाँ पे जो सूत्र की बात करें तो जो फॉर्मूला के आधार पे हम प्रतिरोध निकालें तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R या फिर V²/P। तो 200 गुणा में 200/200, तो 200 से 200 कट गया, लास्ट में क्या बच गया 200, जो कि हमें प्रतिरोध निकालना है। तो 200 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। एक 200 वाट तथा 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध 200 ओम होगा। तो हमारे पास ये सही आंसर हो जाएगा 200 ओम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्टेज पर 0.3 सी या कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो धारिता का हमारे पास जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कूलाम बराबर CV या C यहाँ पे बात करें हमें धारिता निकालनी है। Q कूलाम हो गया, V हमारे पास 20 वोल्टेज होगी। तो हम संधारित्र मान रखेंगे तो Q हमारे पास 0.3/20, जब 0.3 में 20 का भाग दें तो 0.015 फेरेड, जो कि धारिता का मात्रक फेरेड है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। यदि एक संधारित्र को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसका मूल्य क्या हो जाता है। यहाँ पे 484 न्यूटन नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 484 नैनो फेरेड है। जब नैनो फेरेड को पिको फेरेड में बदलते हैं तो 484 गुणा में 10 की पावर -9 जो कि नैनो फेरेड अपने को दिया है और उसको पिको फेरेड में बदलना है तो 10 की पावर 12 और फिर 10 की पावर 12 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 484 गुणा में 1000 गुणा में पिको फेरेड के मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे अर्थ कनेक्शन के लिए ISI के अनुसार हरा रंग का उपयोग किया जाता है। काले रंग की बात करें तो काले रंग के लिए न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है तथा लाल, नीला और पीला तीनों रंग फेज के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ अर्थ के लिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज क्या होता है। हम नी वोल्टेज की बात करें तो अर्धचालक जो युक्ति है वो फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस में जब इनको काम में लेते हैं तो वह अधिकतम वोल्टेज जो अगर हमारे पास जो चालक आगे की ओर कार्य करते हैं अगर बायस में और उनके अंदर जिस वोल्टेज पर इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह नी वोल्टेज कहलाता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज नी वोल्टेज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। परिपथ के बारे में हमने पढ़ा था। परिपथ 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज, शॉर्ट परिपथ की बात करें तो शॉर्ट परिपथ की बात करें तो शॉर्ट परिपथ के अंदर
विद्युत धारा अनंत प्रवाहित होती है क्योंकि शॉर्ट परिपथ के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपरिमित, इन्फिनिटिव या अनंत। शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में अपरिमित या अनंत धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध का मान शून्य होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ा जाता है तो सूचक 0 ओम प्रदर्शित करता है, तब इंडक्टर क्या है? ओम मीटर की बात करें, ओम मीटर अगर 0 प्रदर्शित करता हो तो वह शॉर्ट सर्किट या पूरी तरह से शॉर्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया शॉर्ट सर्किट परिपथों के अंदर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है तथा धारा का मान अनंत हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई सूचक या कुंडली जोड़ा जाए और ओम मीटर 0 प्रदर्शित करे तो यह समझ लेना पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है? किसी ट्रांसफार्मर के अंदर मैं आपको बताऊं, किसी छोटे से भाग में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ब्रीदर का अर्थ होता है सांस लेना। जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो वह नमी के प्रवाह को रोकने के लिए ब्रीदर तथा उसमें सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर का जो कार्य होता है वह बाह्य वायु के साथ जो नमी प्रवेश करती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है, इसे आधे लोड पर कॉपर क्षति कितनी होगी? तो हम कॉपर क्षति की गणना फुल लोड तथा हाफ लोड दोनों पे की जाती है। जब भी हमारे पास फुल लोड पर या पूर्ण लोड पर 600 वाट है, जब हम बात करें यह कॉपर क्षति आधे लोड पर अपने को ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, आधे लोड पर जब हम कॉपर क्षति को ज्ञात करेंगे तो उसके साथ में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फुल या जो लोड है उसका स्क्वायर गुणा में फुल लोड पर जो क्षति है उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो लोड अपने को पहले की अपेक्षा आधा कर दिया, उसका स्क्वायर गुणा में 600, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। तो 600 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 150 आएगा, जो कि शक्ति होने के नाते यहाँ पे वाट इसका इकाई लग जाएगी। तो 150 वाट आधे लोड पर कॉपर क्षति होगी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो निम्न में से किस में एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है? तो ब्रिटानिया टी जॉइंट की बात करें तो यह ओवरहेड लाइन या सिरोपरी लाइन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइनों में किसी लाइन से एक टैपिंग निकालने के लिए ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है? स्केलर का मात्रा है यहाँ पे अदिश राशि से है। वहीं तो यहाँ पे सदिश हमारे पास जो राशि होती है अदिश तथा सदिश दो प्रकार की होती है। अदिश राशि वह है जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे विद्युत विभव हमारे पास स्केलर राशि या अदिश राशि है। बाकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन घनत्व, बल या विद्युत धारा, यह दोनों एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ में इनमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो स्केलर मात्रा या अदिश राशि विद्युत विभव है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेटेड किया जाता है? तो हमने ट्रांसफार्मर के बहुत प्रकार की लोहा क्षतियाँ पाई जाती है या आयरन लॉस पाए जाते हैं। उनमें से किसी लोहे के जो पत्तियों का उपयोग किया जाता है उसे छोटे छोटे कोर के रूप में लैमिनेट किया जाता है, अर्थात
किसी ट्रांसफार्मर की एडी करंट क्षति या भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में या ट्रांसफार्मर के जो कोर है उनको लेमिनेटेड किया जाता है, अर्थात यहाँ ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एडी करंट क्षति। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? ए मैग्नेटाइज करंट, बी आयरन क्षति, सी ए व बी दोनों, डी ट्रांसफार्मर की क्षमता तथा ई कॉपर क्षति। तो ट्रांसफार्मर पर जो नो लोड या शून्य भार परीक्षण द्वारा मैग्नेटाइजिंग करंट तथा आयरन हानियाँ या करोड़ हानियाँ ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे हमारा ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत स्रोत, वोल्टेज तथा धारा या वोल्टेज मीटर या से जोड़ा जाता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसफार्मर के तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शक्ति की आशा कितनी होती है? तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ऑयल अचालक होता है और अचालक की वोल्टेज सहन सीमा शक्ति उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसे किलोवोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। यही हम बात करें ट्रांसफार्मर के तेल की, तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 33 किलोवाट, जो कि 60 सेकंड तक सहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, किसी 200 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में घेरों का अनुपात या ट्रांसफार्मर रेशो कितना होगा? तो ट्रांसफार्मर रेशो की जब हम बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या, प्राइमरी तथा सेकेंडरी के वोल्टेज की संख्या का अनुपात तथा इनमें कुंडलियों की संख्या के अनुपात के आधार पर ट्रांसफार्मर रेशो तय किया जाता है। यहाँ पे हमें वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट तथा सेकेंडरी वोल्टेज 24 वोल्ट दी गई है। इसी नियम से V2/V1 बराबर N2/N1 तो दिया हुआ है, तो 24/220 वोल्टेज बराबर N2/N1 ये ट्रांसफार्मर रेशो है। तो घेरों का अनुपात हमेशा 0. जब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है? डिप्लीसिंग मतलब बीच में परतों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे हम ट्रांजिस्टर PNP तथा NPN लेते हैं, तो PNP P और N के बीच में एक संधि तथा दूसरे N और P के मध्य एक संधि, वहीं प्रत्येक ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार की परत पाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कितनी गति होगी या कितनी गति पर घूमेगा? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर PN/120। यहाँ पे अपने को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पोलों की संख्या 6 दे रखी है तथा 120 अपने को यहाँ पे मान दे रखा है। तो यहाँ पे हम जो गति निकालेंगे तो गति का मान हो जाएगा 120 गुणा में 50/6 और तो 6 से काटा 120 को, तो यहाँ आ गए 20 और 20×500 मतलब 1000 RPM यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? मान आ गया। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मान NS बराबर 1000 आ जाता है। तियालीस नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी सिक्वल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो सिक्वल केज या पिंजरी गिलहरी पिंजरी प्रेरण मोटर की बात करें तो इसमें स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करते हुए इसकी गति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करके सिक्वल गेज इंडक्शन मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है। यह विधि केवल पिंजरी प्रेरण मोटर या सिक्वल गेज इंडक्शन मोटर में ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि पिंजरी प्रेरण मोटर के रोटर ध्रुव स्टेटर ध्रुवों के अनुसार स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो मैं आपको बताऊं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर करंट की आवृत्ति होती है तो वो स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब F/S फ्रीक्वेंसी गुणा में स्लिप की मात्रा निर्भर करती है रोटर की गति के ऊपर। 45 नंबर, एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होता है। मतलब स्लिप रिंग मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। तो इसमें स्लिप रिंग मोटर में 3 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है या विभक्त वलय जिन्हें हिंदी में कहते हैं। तो इसकी संख्या 3 होती है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें एक ऐसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। एक ऐसी सर्वो मोटर की बात करें तो वह मूल रूप से क्या है, उसके बारे में हम पूछे हैं। तो 2 फोर्स प्रेरण मोटर एक ऐसी सर्वो मोटर है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किससे संदर्भित होती है, किससे संबंधित होती है। चुंबकीय स्टार्टर के जो ध्रुव होते हैं उनकी संख्या मोटर के जो नियंत्रण संपर्कों की संख्या के तुल्य होती है। अर्थात एक स्टार्टर में हम मोटर को कंट्रोल कितने बिंदुओं तक करते हैं, 1 2 3, उसी के आधार पे नियंत्रण या कंट्रोल जो संपर्क होते हैं उसकी संख्या रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रदीपन, ऑप्शन बी मशीन शॉप मोटर, ऑप्शन सी विद्युत कर्षण मोटर, ऑप्शन डी विद्युत घरेलू उपकरण। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से विद्युत कर्षण मोटर के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताऊं, विद्युत कर्षण के अंदर हमें डीसी सीरीज मोटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनामेल्ड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है। तो तांबे का आकार हमेशा डायामीटर हमेशा व्यास में मापा जाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें, और जब हम दूसरी मोटाई की बात करें तो हमारे पास SWG संख्या या गेज संख्या में मापते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम व्यास मिलीमीटर में जो मापते हैं तांबे के तार का व्यास। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो और स्लॉट की संख्या 24 हो तो ध्रुव पिच कितना होगा। यहाँ पे जब हम ध्रुव पिच की बात करें तो ध्रुव पिच होती है स्लॉटों की संख्या बटे ध्रुव या पोलों की संख्या। तो स्लॉटों की संख्या अपने पास 24 है तथा ध्रुवों की संख्या अपने पास 4 है। तो ध्रुव पिच 24/4 बराबर 6 अपने इसका मान आ जाएगा ध्रुव पिच का। यही आपके जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ध्रुव पिच को YP से दर्शाते हैं और इसमें YP को स्लॉटों की कुल संख्या तथा पोलों की संख्या से डिनोट करते हैं, जिसका मान हमारे पास ज्ञात करने पर 6 आता है। तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमने आज हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर 1 से 50 तक क्वेश्चनों को सोल्व किया है। हमारा इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा जिसमें हमारे अगले जो क्वेश्चन है जिसमें 51 से लेकर हम 100 क्वेश्चनों के बीच को इसी तरीके से सोल्व करेंगे या एक महत्वपूर्ण तरीके या आसानी से जो इनका जितना हो सके उतना सॉल्यूशन के आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो आज के हमारी क्लास यहीं पूर्ण होती है। हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको लगातार इसी क्रम में बढ़े हुए हैं जो कि हम आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो प्रश्न आपको
चल रहे हैं, जो कि 51 से लेकर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निमी भाषा में दिए हैं, वो आपको बहुत ही जल्द हमारी अगली कक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। मैं बजरंग आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया। आपके निरंतर पसंदीदा होने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, और मैं आपको एक रोज़ की तरह नए मोटिवेट के साथ मैं आपके लिए एक नई वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। तो आप सभी अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा हर वीडियो जो भी आए वो आपके लिए कुछ न कुछ फ़ायदेमंद के लिए महसूस हो। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम